आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबर आजम की नंबर 1 रैंकिंग से लेकर पाकिस्तान के यंग ब्लड की और पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की। हेलो एंड वेलकम न्यू एपिसोड ऑफ क्रिकेट। तो सबसे पहले पाकिस्तानी टीम को बहुत सारी कांग्रेचुलेशन जो अपनी अनथक मेहनतों से जीत गए। बल्कि पाकिस्तानी टीम की अनथक मेहनत नहीं, सिर्फ 2% की अनथक मेहनत। एक है फ़खरू और दूसरा है बाबर जमान। एक तो पाकिस्तानी माओं को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उनका बेटा जो है वो फ़ख्र पाकिस्तान बनेगा। एक तो वो हमारे फ़ख्र आलम है ना, तो वो तो आलम के फ़ख्र हैं, ये फ़ख्र पाकिस्तान है। अब इसी फ़ख्र ने हमें आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो तो उसमें भी हमारी लॉज रखी है, और इसी फ़ख्र ने हमारी साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में लॉज रखी है। चाहे वो डिकॉक की चलाकी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वैसे पाकिस्तानियों को सीरीज से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है कौन हार। 200 रन कंप्लीट ना होने से फ़र्क पड़ा था, ठीक है। जिसमें अब वो कैप्टन, उनका साउथ अफ्रीकन कैप्टन कह रहा है कि जी ये क्लेवर क्रिकेट है। ठीक है भाई, क्लेवर क्रिकेट है, लेकिन इसके साथ हमारा शुएब भाई भी कह रहे हैं कि जी ये स्पोर्टमैन स्पिरिट नहीं है। अब दोनों की अपनी अपनी सेंस है, वट एवर। खैर, फ़खर जमान अगेन सल्यूट यू, आपने एक दफ़ा फिर इस डूबती नैया को बचा लिया। और बाबर आजम क्या क्लासी बंदा है, उसकी तो बात ही अलग है ना। इस वीडियो में ये कोई धमाकेदार इस तरह का नहीं होगा कि जनाब एक की तारीफ करनी और दूसरे को आपने गाली देनी। बाबर नंबर 1 पे आ गया तो कोहली को गाली, कोहली तेरी ये, कोहली तेरी वो। नो, कोहली एक अपनी क्लास रखता है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। विलियमसन भी अब बहुत अच्छा बैट्समैन है। इन जो टॉप 4 से 5 जो बैट्समैन है वो इनकी एक क्लास होती है। इनमें दौड़ होती है, सिर्फ रनों की दौड़ होती है, ना कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो क्लैश होता है ना उस तरह की, कि अगर आपने एक की तारीफ़ करनी है तो दूसरे के अगेंस्ट ज़रूर बोलें तभी होगा। सो बाबर आजम अगेन कंग्रेचुलेशन टू यू। आपके नाजुक कंधों पे ये यंग ब्लड का जो है वो प्रेशर आपके अब नाजुक कंधों पे आ गया है। तो अभी ये रैंकिंग उनकी आईसीसी में अपडेट नहीं हुई, और उनका कुछ तकरीबन 30-40 के अराउंड उसका जो स्कोर था वो रहता था नंबर 1 रैंकिंग के लिए। और जो इस मैच में उसने फेंटा लगा के साउथ अफ्रीका को 94 रन का कर दिया। वो लास्ट बॉल में भी छक्का हो जाना था, थोड़ा वो बॉल अच्छा था जिस वजह से वो खैर एक और रिकॉर्ड जो है उनकी 100 रन का शतक लगने से रह गया। लेकिन फिर भी बाबर आजम वेल डन, ग्रेट जॉब। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन कमेटी की, पाकिस्तान की मैनेजमेंट की, पीसीबी की मैनेजमेंट जो यंग ब्लड को लेके आ रही है। और वो अलग बात है, ये खुद जब ये 40-42 साल के हो रहे थे तो ये खेल रहे थे, तब इनके आर्ग्यू होते थे कि हम अच्छे खेल रहे हैं और अब इनको यंग ब्लड चाहिए। ओ भाई, आपका मिडिल ऑर्डर में है कौन? आसफ अली, आंखों का तारा, वो तारा जो इंटरनेशनली कभी नहीं चमका, जो अपने ये गली क्रिकेट के ग्राउंड में लोगों को छक्के मार मार के उनकी धुआं निकालता है और वहाँ पे जाके ये ठुस पटाखा हो जाता है। तो क्या है आपके मिडिल ऑर्डर में? और आजकल जो बड़े मायनाज एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो सिर्फ इनको ये बात आती है कि बाबर आजम अच्छा है लेकिन वो फिनिशिंग नहीं कर पा रहा, वो सीख नहीं पा रहा कोहली की तरह। और भाई वो कैसे करे? उसके साथ खेलने वाला कौन है? उसके साथ दूसरे एंड पे कौन करता है? आपके आपके पास कोई विकेट पे रुकने वाला बंदा ही नहीं है। अगर इंजमाम अच्छा था तो उसके साथ यूसुफ भी खड़ा होता था, अगर कोहली अच्छा है तो उसके साथ रोहित खड़ा होता है, अगर विलियमसन अच्छा है तो उसके साथ रोज टेलर खड़ा होता है। तो दूसरे एंड से भी तो सपोर्ट आनी चाहिए, फिर आप फिनिशिंग अच्छे फिनिशर बनते हैं। अदरवाइज़ कैसे बनेंगे वो फिनिशर? दूसरे एंड पे आपके कोई बंदा नहीं है, पूरी टीम में एक ही बंदा है, एक ही बाबर है बस। उसके अलावा पूरी टीम आपकी जो है ना वो रद्दी के बहू वाली है। और आप रट लगाते हैं जी यंग ब्लड, यंग ब्लड, यंग ब्लड को लेके आओ। शुएब मलिक आपका फिट बंदा है, अच्छा खेलता है, अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है, ये नहीं कि वो लाठी लेके क्रिकेट ग्राउंड में आता है। मोहम्मद हफीज़ क्यों नहीं आप खिलाते उन लोगों को? अभी वो अच्छे भले फिट हैं, और ना ही उन्होंने आपको कह दिया कि हम नहीं खेल सकते। सिर्फ थोड़ा सा पर्सनल आपको हो जाते हैं कि जी ये ओल्ड हो गए हैं, ये ओल्ड हो गए हैं। भाई वो परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, आपके पास बंदा कौन सा है परफॉर्म करने वाला? आसफ अली है, दानिश अजीज़ है, क्या नाम? अभी तो नाम भी नहीं उन लोंडों के पता जिनको आप ले आए हैं। एक एक मैच नहीं खेला होता, वो गली की क्रिकेट में एक ट्रायल देते हैं, अच्छा जी बहुत पेस है, आप उसको उठा के टीम में डाल देते हैं। और मिडिल ऑर्डर भाई आपका बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य। स्कोर होने को 200 हो जाता है, वो आपके पहले 3 बंदे कर जाते हैं, और जब 3 बंदे आउट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपसे 250 होना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो पुराने को रखो। और यंग ब्लड को पॉलिश किया जाता है भाई एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ, उनका बेंच शेयर करवा के, ड्रेसिंग रूम शेयर करवा के। आप रखें, हफीज़ को रखें, मलक को रखें, कुछ तो रखें ना उनके साथ जो किसी को बताए। ये पूरी की पूरी टीम नहीं लेके आ जाना, ये कौन सी तकनीक है भैया? इसमें क्या कर रहे हो आप? मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है आपके,
بولنگ میں آپ کے جناب روف آ رہے ہیں، وہی وہ کون سا روف ہے بھائی، اس نے بگ بیش میں ایک ہیٹرک کی تھی، ٹیل اینڈ کو آؤٹ کر کے اس نے ہیٹرک کر دیا بھائی، اب وہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا۔ وہاب کو کیوں نہیں کھلاتے؟ محمد عامر کو ویسے ہی آپ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہوا ہے، جو اچھا ہوتا ہے وہ ویسے ہی آپ کو چپنے لگ جاتا ہے کہ جی آپ اپنی اپنی باتیں منواتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ یس سر والے بندے چاہیے ہوتے ہیں، نئے بچے آتے ہیں، نئے نئے چھوٹے چھوٹے چھوکرے ہیں، وہ یس سر کرتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے اچھے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اب حسن علی کے اوپر حسنین کو آپ فوقیت دے رہے ہیں، حسن علی کو آپ نے لاسٹ میچ صرف کھلوایا، پہلے کیوں نہیں اس کو کھلایا؟ یہ حسن علی کے ہی 30 رن جو ہیں، اس نے 31 رن کیے ہیں جو، وہی آپ کو جتا کے گئے ہیں۔ یہ لاسٹ میچ میں نو ڈاؤٹ بالروں نے تھوڑی محنت کی ہے، حسن علی نے بھی ہارس ٹرافی میں، لیکن اب جب ٹیم بناتے ہیں آپ ایک ٹیم کو پورا اس میں فوکس کرنا ہے، آپ نے مکس اپ بناتے ہیں نئے لڑکوں کا اور پرانے لڑکوں کا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم ہی جناب سارے کے سارے لا کے نئے ڈال دیتے ہیں، بالر سارے نئے ہیں، کسی کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، بس زور لگ رہا ہے، اور مڈل آرڈر ویسے ہی آپ کا سبحان اللہ ہے، ان کو کسی کو نہیں، آپ کو کھیل نہیں آتا، کسی کو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں ہوتے، پی ایس ایل میں آ کے ایک میچ پہ چل جاتے ہیں اور اگلے آپ ان کو ٹور پہ بھیج دیتے ہیں۔ پھر آپ بات کرتے ہیں ینگ بلڈ اسپیشلی ہمارے رمیز صاحب، اب ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے حفیظ اور ملک سے۔ ینگ بلڈ کو بھی پالش کیا جاتا ہے ایکسپیرینس پلیئر کے ساتھ، جب آپ کے ڈریسنگ روم میں کوئی ایکسپیرینس پلیئر ہی نہیں ہوگا تو کیسے وہ آپ سے سیکھے گا؟ انڈین ٹیم جو بن رہی ہے ان کا ہیرو کون ہے؟ وہ کوہلی کو دیکھ رہے ہیں، ڈریسنگ روم میں کوہلی کو دیکھ رہے ہیں، روہت شرما کو دیکھ رہے ہیں، جو نئے لڑکے جتنے بھی آ رہے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہو؟ آپ حفیظ کو اٹھا کے باہر نکال رہے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ ملک کو اٹھا کے باہر نکال رہے ہو، اور ینگ جنریشن ینگ بلڈ کا رونا رو رہے ہو، بس اس میں کرنا کیا ینگ بلڈ نے؟ آپ نے آصف علی ینگ بلڈ ہے، فہیم اشرف ینگ بلڈ ہے، فہیم اشرف چلو پھر بھی کچھ بہتر ہے اس سے، دانش عزیز بالکل نمونے ہوتے ہیں نئے نئے، اور ان کو آپ اٹھا کر ٹیم میں ڈال دیتے ہو کہ جی ینگ بلڈ ہے، ان کو بینچ پہ بٹھاؤ، ان کو ایکسپیرینس پلیئر کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرواؤ، وہ ان سے سیکھیں، ایک آدھ میچ میں ان کو چانس دے دیا جاتا ہے، یہ کوئی کمبینیشن نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری ٹیم آپ اٹھا کے ینگ بلڈ کی بنا کے پھینک دیتے ہیں، آسٹریلیا ٹور پہ بھیج دیتے ہیں، ساؤتھ افریقہ ٹور پہ بھیج دیتے ہیں، نیوزی لینڈ ٹور پہ بھیج دیتے ہیں، پھر وہ بیچاروں کو پتہ چلتا نہیں ہے، اور ان کو ایک دو میچ کھلوا کے ان کو فارغ کر کے ان کے کیریئر کی لگوا دیتے ہیں۔ تو اگین کنگریچولیشن پاکستان ٹیم، کنگریچولیشن بابر اعظم، ڈبل کنگریچولیشن، کیونکہ ایک تو او ڈی رینکنگ میں آپ نے نمبر 1 پوزیشن لی ہے، دوسرا ینگ بلڈ کا جو ہے بوجھ آپ کے کندھوں پہ ہے، تو امید ہے تھوڑے اچھے فیصلے کرے گا بابر اعظم، کیونکہ کانفیڈنٹ بھی ہے وہ لڑکا، کھیلتا بھی اچھا ہے، تھوڑا سا کوئی بندہ اس کو سپورٹ کرنے والا ہو تو پاکستان ٹیم کو لے کے اچھا چل سکتا ہے۔